दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हैव फेथ इन गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हैव फेथ का मतलब होता है विश्वास या फिर श्रद्धा। हैव का मतलब होना। हैव फेथ इन गॉड मतलब क्या हुआ कि ईश्वर में विश्वास या फिर ईश्वर में विश्वास रखें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ टीचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में कभी भी कोई क्रिया नहीं होती है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, देयर वॉज ए टीचर एक शिक्षक था। और दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात को और ध्यान रखें कि यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो देयर का वहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। वैसे देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। लेकिन यहाँ अगर इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो देयर का हमें वहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं निकालना है। तो इस तरह से क्या हुआ? वंस देयर वॉज ए टीचर, एक बार एक शिक्षक था। ही हैड आ डिसिपल हु यूज्ड टू लिव इन हिज हर्मिटेज। क्या मतलब हुआ? ही हैड ए डिसिपल। चलिए इसको देखते हैं सेंटेंस को। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव वाक्य है। और पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ भी था, अब वो चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और DISCIPLE से नोट कर लीजिए। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य या फिर जिसको चेला कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ डिसिपल, उनका एक शिष्य था। हु यूज्ड टू लिव इन हिज हर्मिटेज। दोस्तों, इस वाक्य में देखिए हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रेफरेंस जब हम किसी का देते हैं तो रेफरेंस देने में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ही एक इंट्रोगेटिव शब्द भी है जिसको हम प्रश्न वाले मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ इसको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया गया। और इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया। यूज टू का वाक्य जो इस्तेमाल है वो पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हु यूज्ड टू लिव, जो रहा करता था, इन हिज हर्मिटेज। हिज मतलब उसके, उनके हर्मिटेज में। दोस्तों, हर्मिटेज का अर्थ होता है आश्रम। ऐसी जगह जहाँ पर साधु संत रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? हर्मिटेज। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही हैड ए डिसिपल, उनका एक शिष्य था। हु यूज्ड टू लिव इन हिज हर्मिटेज, जो उनके आश्रम में रहता था। आगे देखिए। One day the disciple
वॉज गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहाँ हम हिंदी में रहा था, रही थी जैसे शब्द वाक्यों की टेल पर आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इनका इस्तेमाल करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन द डिसिपल शिष्य वॉज गोइंग जा रहा था टू अ सर्टेन प्लेस, किसी स्थान पर जा रहा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन शिष्य किसी स्थान पर जा रहा था। He had not gone too far when suddenly it started raining heavily। क्या अर्थ हुआ, he had not gone too far। दोस्तों यहाँ had के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया और ये पास्ट का परफेक्ट वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है आया था, गया था, दिया था, चुका था, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है जिसमें हैड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। He had not gone too far मतलब क्या हुआ कि वह अधिक दूर नहीं गया था। When जब suddenly अचानक it started raining heavily जब ज़ोर से बारिश होने लगी। और दोस्तों heavily जो क्या है ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताना, उसका वर्णन करना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, He had not gone too far away When suddenly it started raining heavily मतलब वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि जब अचानक ज़ोरदार बारिश होने लगी। आगे देखिए, द डिसिपल रिटर्न्ड एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू हिज टीचर। क्या अर्थ हुआ, द डिसिपल रिटर्न्ड। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो शिष्य था द रिटर्न वो वापस लौट गया, एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू हिज टीचर और अपने टीचर को, अपने शिक्षक को अपनी समस्या के बारे में बताया। चलिए आगे देखिए, द टीचर सैड शिक्षक ने कहा, यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। क्या अर्थ हुआ, यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है और शुड का जो प्रयोग है वो वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह या फिर सुझाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे हम कई वाक्य बनाते हैं हिंदी में जहाँ पर हम किसी को कोई सलाह देते हैं, जैसे कि आपको समय पर सोना चाहिए, हमें समय पर खाना खाना चाहिए, आपको रोज़ स्कूल जाना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह का कोई भी वाक्य जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को कोई अच्छी सलाह देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जो शिक्षक थे उन्होंने क्या कहा, शिक्षक ने कहा यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। आपको हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया शुड का यूज़ के बारे में, मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, आप उनको जरूर ट्रांसलेट करें यदि आपको ये समझ में आया है शुड के बारे में, और कमेंट में बताएं। पहला वाक्य है, हमें मेहनत करनी चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों मेहनत करने को वर्क हार्ड कहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए, हमें ज़्यादा फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों ही वाक्य दोस्तों सलाह के हैं, दोनों को आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, तो जो शिक्षक थे उन्होंने क्या कहा कि यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर गागे की जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है जैसा यहाँ पर किया गया। तो उन्होंने क्या कहा आगे, ही विल सेव यू, वह आपको बचाएंगे, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सभी तरह की समस्याओं से। चलिए आगे देखिए, The disciple obeyed and resumed his journey। दोस्तों OBEY आप इसे जरूर नोट कर लें। ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना, किसी आज्ञा का पालन करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द डिसिपल ओबेड, क्या अर्थ हुआ कि डिसिपल ने, शिष्य ने कहना माना या कह सकते हैं आज्ञा का पालन किया। एंड रिज्यूम्ड, रिज्यूम का मतलब होता है किसी रुकी हुई चीज़ को दोबारा से शुरू कर देना।
तो उसने दोबारा शुरू कर दिया हिज जर्नी, अपनी यात्रा को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द डिसिपल ओबेड एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, शिष्य ने कहना माना, आज्ञा का पालन किया और अपनी यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया। He kept on reciting the name of God। दोस्तों रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ का उच्चारण करते रहना, बार बार कहना, और ये ING फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? He kept on reciting the name of God। वह ईश्वर के नाम का जप करता रहा। किसी चीज़ का जप करने को रिसाइट कहा जाता है। वह ईश्वर के नाम का जप करता रहा। एंड दस, और इस प्रकार से, क्लियर्ड ऑल द बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब रुकावटें, और इस तरह से उसने सारी रुकावटों को क्लियर कर लिया, सारी रुकावटों के को उसने पार कर लिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, द टीचर हैड टू गो ऑन द सेम रूट। क्या अर्थ हुआ? द टीचर हैड टू गो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है, जहाँ पर हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, द टीचर हैड टू गो, जो शिक्षक थे उनको जाना था। ऑन द सेम रूट मतलब उसी रूट पर शिक्षक को भी जाना था। आगे देखिए। When he reached a deep drain। दोस्तों डीप का मतलब गहरा, और DRAIN ड्रेन का मतलब होता है कोई नाला, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये सेकंड फॉर्म है। When he reached a deep drain, जब वह एक गहरे नाले में पहुँचे। He doubted, उन्हें संदेह हुआ। डाउट का मतलब शक होना, संदेह होना, उन्हें संदेह हुआ। Whether his God would save him or not, कि क्या जो उसके ईश्वर हैं वो उसको बचाएंगे या फिर नहीं, ऐसा उसको संदेह हुआ। द टीचर गॉट ड्राउंड, और जो शिक्षक थे वो डूब गए। दोस्तों ड्राउंड का मतलब डूब जाना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। द टीचर गॉट ड्राउंड, जो शिक्षक थे वो डूब गए। दस, इस प्रकार से, डाउट ड्राउन्स, इस प्रकार से जो डाउट है, जो शक है, संदेह है, ड्राउन्स यू, वह आपको डुबाता है। एंड फेथ सेव्स यू, और जो आपका फेथ होता है, जो आपका विश्वास होता है, वो आपको बचाता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म होती है, और मैं समझता हूँ यदि कहानी के आप सार को समझ पाए हों तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि लास्ट की जो 2 लाइनें हैं इसमें ही पूरी कहानी को बता दिया गया है कि जो व्यक्ति का डाउट है या कोई भी संदेह है वही उसको डुबाता है, और जो उस व्यक्ति का विश्वास है वही उसको बचाता है। तो दोस्तों यदि हम इसे एक अपने आम जीवन में इस तरह की अच्छी चीज़ों को फॉलो करें तो हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि कई बार देखिए हम लोग यदि अपने जीवन के बारे में भी बात करें तो कई बार हमारे मन में नेगेटिव या कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार आते हैं जब हम किसी काम को करते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उस काम को कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं या फिर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं उस काम को लेकर, तो दोस्तों जाहिर सी बात है उस काम को आप उतने कन्विक्शन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको उस पर संदेह है, आपको उस पर शक है। और जब आप किसी चीज़ को डाउट करते हैं और जब आपका खुद का कन्विक्शन उस चीज़ में नहीं होता है तो आप अपना 100% कभी भी नहीं दे पाते हैं। और ये जो डाउट है वो ही कहीं ना कहीं आपके एक कह सकते हैं कि विफलता का एक कारण बनता है। और उसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ अपने उस कार्य को करते हैं, काम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पूरा 100% उस काम को देते हैं पूरे, और इस सकारात्मकता की वजह से जो उनका सफलता का कह सकते हैं कि जो सफलता मिलने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ज़्यादा सकारात्मक लोग होते हैं और जिनका अपने ऊपर विश्वास होता है या जिस चीज़ को वो कर रहे हैं उस पर वो विश्वास होता है, तो ऐसे लोग अपने कामों में ज़रूर सफल होते हैं। सो गाइज, आई होप यू enjoyed this story well, and I hope that we all are learner, and I am also a learner, I am also a student, and whenever I read such stories I
get a lot of motivation, and rather I should say I get a lot of learning, because I believe that learning is something which is essential for all of us, because without learning life is nothing, life has no meaning. Because when we are here on this earth, so we have to keep on learning, because if we just want to move on, if we want to get success in our life, or if we want to just find the new aspect in the life, and then we have to keep on learning, because the day we stop learning, that day we feel that we are like dead people. So we should try to keep on learning. And apart from this, we should also keep this fact in mind that we should be very confident, we should trust ourselves. Whatever you do, you should try to you should try to do in the best possible manner, try to give your more than 100%. So whether you are a student or a working professional, whatever you do, you should try to give your more than 100%. Then I'm sure that when you do this, then the chances of getting success are more. And as you all have you all have been watching my videos, and I guess I'm sure that you come to my channel because you have this intention, or you have this will that you want to learn English. So I just want to tell you that if your willpower is so strong, and if you believe yourself, I am 100% sure that you can easily learn English. Because I believe in this theory that once I was reading a book, the name of the book is Alchemist. Because I have this habit, I read a lot of books, because books I find books that these books are very helpful, they keep us motivated, they give us positive energy. So once I was reading that book, which is Alchemist, and I guess you must read that, it's a very good book. In that book also it has been told that when you want something from the core of your heart, the whole universe conspires to get you that, right? So I believe that you should you would also believe this. Sometime I have also experienced this in my life. When you really want to do something, then it happens automatically. You just come across people, you just come across things, and you are able to do those things. The only thing is that your willpower has to be very strong. And if I just talk about right now, I'm sure you have come on this channel to learn English. So if you just think that you want to learn English, if your willpower is so strong, then I guess no one can stop you from learning English. So guys, that's it for today. I hope you enjoyed this session. And today I think that I wasted a lot of time in this speech. I'm sorry for that. Today I thought I should tell you something. I told you about my experience. So guys, if you really enjoyed this video, and if you really enjoyed the session, then do like this video and comment if you have anything to say. And I always appreciate your valuable feedback. Whenever you leave any feedback, any suggestion, I always read that, and I always try to implement that. Because what I believe that you guys are much better than me, because you can just narrate me, you can just tell me, you can guide me that where if I lack at some place, or if there is some shortcoming, then you are the people who can tell me, sir, that this is the thing which you need to improve. So I always take your feedback in a very positive manner, and I always try to implement the quality of my content. So guys, it's my request that if you have any type of valuable feedback, any suggestion, do share your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.